हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का बीपीएससी प्रीलिम्स का क्यूज शुरू करते हैं। और आज हिस्ट्री का 41वां बीपीएससी में जो क्वेश्चन प्रीवियस आया है उसे हम देखते हैं। तो आज लगभग 39 क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए 39 क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, नीचे देखिए आपका आंसर भी दिख रहा है डिस्क्रिप्शन के साथ। ऑप्शन ए होगा कदम। तो संगम साहित्य से केवल चोल, चेर एवं पांड्य राज्यों के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं की कृष्ण नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। तो ध्यान देना है कि प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ परसेंटेज तो जो है होता है लगभग 15 से 20% रहता है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल हमारा हिस्ट्री चल रहा है दोस्तों, और रोज़ मैं एक वीडियो से ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ फ़िलहाल, इसीलिए फ़िलहाल एक ही वीडियो है, कभी कभी डबल भी आ सकता है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम तो लगभग अब मार्च में होगा, फरवरी देखिए जनवरी तो कैंसिल ही हो गया, फरवरी में होता है कि नहीं होता है, तो मार्च तक की आशा रख सकते हैं या फिर लास्ट फरवरी तक की आशा रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, हाँ, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दिख रहा है। जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। यानी ये पढ़ रहे हैं, मिला हुआ नहीं है, तो आप इसको मिला सकते हैं। तो क्या मिलाइएगा? जन्म तो लुम्बिनी तो 3, ये तो सी दिख ही रहा है, नीचे आपका यहाँ भी है। तो चलिए नीचे जो है उसी के अनुसार देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। और बौद्ध, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, यानी धर्म से आधारित क्वेश्चन तो 1-2 रहता ही है। तो जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3rd नंबर क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और इस पर तो आपका मौर्य कला पे प्रकाश डालिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो रहते ही हैं मीन्स में। ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो मुख्यतः बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है ना। नीचे ऑप्शन वही है, यह लकड़ी का भव्य महल था। चलिए इसमें और एक्स्ट्रा कोई डिस्कशन नहीं है। आइए, कवि वान भट्ट या वान भट्ट ही हैं। कवि वान निवासी था पटलिपुत्रा का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीचे आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर है ऑप्शन बी, थानेश्वर का, ठीक है। कवि वान भट्ट या फिर वान की बात करें तो वान भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जो थानेश्वर का निवासी था। इसने हर्षचरित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्रा, कांची। और बी है चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन, हाँ सॉरी, ऑप्शन बी ही आंसर होगा। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, तो ये ध्यान देना है, बिहार का मथुरा जो था हेनसांग के समय सूती कपड़ों का महत्वपूर्ण उत्पादक था। ये ऑप्शन बी यहाँ पे चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उस समय मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए 6ठा देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी? तो ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के शासक यलदौज पर नजर रखने के लिए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। तो ये आप डिस्क्रिप्शन देखिए। चलिए 39 क्वेश्चन है, लगभग आधा घंटा का वीडियो हो सकता है ये आपके लिए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां, अल्प खां, नुसरत खां, उलगू खां। तो ध्यान में रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये जफर खां था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के भय से मंगोल उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए थे और वापस चले गए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। पहला है चौसा देवरा कनौज सरहिंद, बी है देवरा कनौज चौसा सरहिंद, सी है सरहिंद देवरा चौसा कनौज और डी है देवरा चौसा कनौज सरहिंद। उस वक्त 5वां ऑप्शन नहीं था दोस्तों, इसीलिए अब 5वां ऑप्शन में टाइप नहीं कर रहा हूँ। ये 1539 होगा 55। तो ये आपका डी है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार क्रम अंकित करें तो पहले देवरा का युद्ध, तब चौसा, तब कनौज, तब सरहिंद। ठीक है, कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हो, ठीक है, का तिथि अनुसार विवरण यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो पहला है आपका देवरा का युद्ध 1540, फिर है चौसा का युद्ध 1539, कनौज का युद्ध ये फिलहाल छूट गया है। चलिए, सरहिंद का युद्ध 1539। ठीक है, इस डेट को मैं ठीक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आपका युद्ध था वो था देवराई का युद्ध। ठीक है, ये आपका है देवराई का युद्ध जो है आपका 1531 में है। ठीक ना, ये सब डेट उल्टा पुल्टा हो गया है दोबारा। चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में है और कनौज का युद्ध ये आपका है 1540 में। ठीक ना, और सरहिंद का युद्ध जो है ये आपका 1555 में है। डेट आगे पीछे ये हो गया सब। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देवराई का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539, ये ठीक ही है, और कनौज का युद्ध 1540 में ध्यान रखना है, और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? अब शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहने वाला कौन सा शासक है? तो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, एल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। JN सरकार और BA स्मिथ इससे सहमत नहीं हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है और दूसरा कथन कारण आर है। दोनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकोष की सहायता मिलना बंद हो गया था। अब उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही दिया रहा है कि ए और दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो क्या है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया था, ये भी बात सही है। महावीर को राजकोषीय सहायता, अच्छा महाविहार को राजकोषीय सहायता मिलना बंद हो गया था, तो ये भी सही है, बट पतन का कारण ये नहीं है, ये बोल रहा है। 11वीं शताब्दी से बंगाल के पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देना आरंभ कर दिया। इस कारण नालंदा का महत्व घटने लगा। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों सही है तथा करण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं 11 नंबर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, और पाटलिपुत्रा का नाम भी पटना किया था शेरशाह ने ही। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था और पाटलिपुत्रा से उसका नामकरण पटना कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन टाइप के। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। फोन बज रहा है भगिनमा के। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय,
तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रचारक थे। तो ये भी पूछा जाता है न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन को स्थापित किया। तो होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना की नींव रखी थी। ठीक है, ये आपका व्याख्या भी नीचे दिख ही रहा है। होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट क्रमशः अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं। गदर पार्टी का स्थापना हुई वर्ष 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। करो या मारो का नारा किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मारो का नारा तो महात्मा गांधी ने दिए ही थे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। करो या मरो, डू और डाई का नारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे क्लास को मैं प्रीवियस जो है आप लोगों के लिए लाइव लाना चाहता था, बट लाइट का जो है प्रॉब्लम रहता है हमेशा, और बीच में नेट कनेक्शन कटने का डर होता है। ठीक है ना, इसीलिए प्री लोडेड वीडियो ही आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ फिलहाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल, वल्लभ भाई पटेल। और ठीक है, तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो प्यारे लाल थे। ठीक है, नोआखली बंगाल में सांप्रदायिक दंगे के दौरान महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। प्यारे लाल ने दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान देना है, प्यारे लाल दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण रूप से गांधी जी के साथ थे। और नोआखली यानी बंगाल में कोई उस वक्त दंगा हुआ था, उसमें भी प्यारे लाल गांधी जी के सचिव रहे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, और उनका कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो मिली थी वो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के कारण मिली थी। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और इसी कारण राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी पहचान स्थापित हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए 18 देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान देना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ना तो यहाँ पे भारतीय कहा गया ना तो अंग्रेज कहा गया है। तो इस स्थिति में आंसर तो ऑप्शन बी ही होगा, सी राजागोपालाचारी। तो भारत के प्रथम भारतीय सी राजागोपालाचारी, अंतिम भी यही। ठीक है, लेकिन अंग्रेज की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी। तो ध्यान देना, स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज में लास्ट और अंतिम में ही, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट की बात यदि किया जाता है तो सी राजागोपालाचारी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समन्वय या अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग से, अंग्रेजों के समझौते पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। और अब तो ये है कि समन्वय या अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन ए। तो 1932 ईस्वी में समन्वय या अवज्ञा आंदोलन के सफल हो जाने पर गांधी जी ने
रचनात्मक कार्यक्रम जैसे सूत काटना, चरखा चलाना आदि को महत्व दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो हरदयाल एवं लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, और फिर भारतीयों की मांगों का अंग्रेजों द्वारा स्वीकार किया जाना। ठीक है, विदेशी घटनाओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो आंसर ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो क्वेश्चन क्या था? 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों या कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, तो 1923-28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ये पूछा जाता है आपका किससे? आधुनिक से। ठीक है ना। तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों में सैनिक दुर्बलता, सामान्य योजना की कमी, केंद्रीय संगठन का अभाव, उचित नेतृत्व का अभाव, मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण रूप से उदासीनता तथा धन की कमी आदि प्रमुख रहे थे। तो 1857 का विद्रोह के मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ऑप्शन बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं। सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित नामों से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 पुस्तक है, सूची 2 लेखक। तो पहला है इधर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, बी है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, सी है आनंदमठ, और डी है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, और ये है आवर इंडियन मुसलमान, और इधर है ताराचंद, और दूसरा है डब्ल्यू हंटर। ठीक है, हंटर ही होगा ये, इंटर नहीं। राजा राम मोहन राय, चौथा में है फादर वोल्के के दत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये जो आपका पुस्तक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आंसर तो ऑप्शन सी है। उसके अनुसार चलिए देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका ताराचंद। ठीक है, तो पहला का पहला ही है। फिर है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसका के दत्ता, ऑप्शन 5। फिर है आनंदमठ, तो आनंदमठ का बंकिम चंद्र चटर्जी दिखा ही रहा है। फिर है डी, तो ये प्रिसिपेटस ऑफ जीसस, तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और आवर इंडियन मुसलमान, तो आवर इंडियन मुसलमान के लिए डब्ल्यू हंटर लेखक हो जाएंगे। चलिए नीचे फिर से आपका होगा सही सुमेल इस प्रकार है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो ध्यान देना है इंडिया में, यदि दोनों बुक एक ही है ना, सिर्फ नाम है इंडिया और बिहार। तो बिहार की बात आए तो के दत्ता, और इंडिया की बात आए तो ताराचंद। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, आवर इंडियन मुसलमान तो डब्ल्यू हंटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अठारह के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। अपना उत्तर निम्नांकित कोटों से चुने। तो ये आंसर हो जाएगा आरा और मुजफ्फरपुर और मुंगेर। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र अप्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह में। आंसर तो यही ना, दानापुर, पटना, आरा ये तीनों प्रभावित हुआ था, बट मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान में बिहार, आरा, दानापुर, पटना, गया, ठीक है, और गया आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। अपना उत्तर निम्नांकित कोटों से चुने। 1 और 2, 2 और 3, केवल 2, और यह है 1 और 4। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार तथा संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक व्यापक रहे थे।
तो ये आंसर है 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बायकॉम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो राजकोट सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। तो ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजकोट सत्याग्रह। राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, से सभी आंदोलनों या सत्याग्रहों का नेतृत्व स्वयं गांधी ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मोरारजी देसाई ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया वो किया वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। गुजरात में स्थित वारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह 1928 में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया है। अरबदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, ऑप्शन आगा खां पैलेस में। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। तो मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं गांधी जी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पुनः स्थित आगा खां पैलेस या फिर महल में बंद कर दिया गया था। तो ध्यान देना है कि उस वक्त बंद हुए थे साथ में गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई। और ये आगा खां पैलेस जो है पड़ कहाँ रहा है आपको? पूना में पड़ रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर सफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, समन्वय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पे ये क्या रहा था? असफल रहा था। कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी ठोस निर्णय को समाप्त हो गया था। अम्बेडकर दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, जिससे अंग्रेज सहमत थे, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये सीमित कर रहा था। तो 1918 के रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसी कारण INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे काला कानून कहकर विरोध किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10 क्वेश्चन और है अभी, इसमें 39 क्वेश्चन टोटल थे हिस्ट्री से। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1816 में, 1891 में, 93 या 96 में? ये तो ज़्यादा लग रहा है 96 में ही ना, तो नीचे है ही। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना 1896-97 में कलकत्ता के समय बेलूर में की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस। तो व्याख्या है कि 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। तो ध्यान देना है कि 1938 में हरिपुरा में, ठीक है, जगह का नाम शायद वही है। तो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे 1938 में और 91 संविधान संशोधन में। तो जो भी कांग्रेस के अधिवेशन में, तो ध्यान देना है कि जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसमें जो एक्सेप्शन टाइप के हैं उससे पूछा जाता रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सी
नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तो वारन हेस्टिंग्स ने। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैध, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन को रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था और खत्म कर दिया था वारन हेस्टिंग्स ने। तो ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि वारन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था या खत्म किया था। तो कोई एक चीज याद रखिए कि बंगाल में द्वैध शासन को शुरू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था, बट उसको भंग करने वाला, एंड करने वाला वारन हेस्टिंग्स था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये आप ऑप्शन है शाह शुजा से। पंजाब के शासक रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलतराव सिंधिया और डी है नवाब सलीमुल्लाह खां। तो लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल 1798 से 1805 तक था, जिसने सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत से देशी राज्यों को अपने अधीन किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था। तो ये ध्यान रखना है, इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, सी आगा खां और डी है नवाब सलीमुल्लाह खां। तो निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें हो सकता है इधर इधर आप भटक सकते हैं, बट क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां करा। एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए किया जाए। मिंटो ने इनकी मांग का पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो ये नवाब सलीमुल्लाह खां आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। तो निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1827 में, 1829 में, 1831 में, 1843 में। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। करा इस समय समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया था। ठीक है, तो आइए 3-4 क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानी कहाँ स्थित था? चंपारण, पटना, सासाराम, झारखंड। तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानी जो स्थापित था, ऑप्शन बी पटना में था। अब ये 38 का आपका डेट मुझको लग रहा है कहीं गलती तो नहीं है, रुक जाइए थोड़ा, चलिए ठीक है। करा 1585 से 87 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने अपने पटना दौरे के क्रम में लिखा कि यहाँ के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि किस अंग्रेज यात्री ने बिहार के बारे में या फिर पटना के बारे में ये लिखा कि यहाँ जमीन खोदकर यहाँ के लोग सोना निकालते हैं। तो डैट इज रॉल्फ फिंच ने, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस है आपका 41वीं का। हाँ, बिहार में गौहत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1877 में, 1882 में, 1893 में, 1897 में। तो बिहार में गौहत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1882 में। और ये क्वेश्चन भी ये बी नंबर 1882। बिहार में गौहत्या रोकने के लिए 1882 में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की गई थी।
तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हो गया दोस्तों आज का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है आज दूसरा क्वेश्चन भी टाइप हो जाए तो आ जाए, बैठे बैठे करना ही क्या है, ये चलते रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, चलिए।